कि मैं तारुफ करा दूं आमिर पटनी साहब का। तो हमारे साथी जिक्र किताब के चैनल को बाकायदा देखते रहते हैं, उनको मालूम है कि हमारे व्हाट्सएप पेज पे सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो आमिर पटनी साहब के मज़ामीन की होती है, पढ़े जाते हैं, पिछली किस्सें मांगी जाती हैं और उनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं। तो एक तो मैं चाहता ये था कि आमिर पटनी साहब से हमारे जिक्र किताब के साथियों को मुलाकात भी है, और दूसरी बात ये कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले कबूल किया एक चैलेंज समझ के। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो ये काफ़ी जानते हैं, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें फिर मौजू का। और मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे 3 तरीके से बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या तवक्कुआत हैं? दूसरी बात ये कि क्या खदशात हैं? तीसरी बात ये कि कहीं ये हमारी तहज़ीब को लेके बैठ तो नहीं जाएगी? तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका तारुफ़ कैसे हुआ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? अच्छा, तस्नीम भाई, ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। जी। लिटरेचर से तो आपको मालूम है ताल्लुक है ही, और मेरी अपनी फील्ड क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर कंप्यूटर एनिमेशन है, तो उस हवाले से पढ़ते रहना, उसके ट्यूटोरियल वगैरह देखना, उसमें क्या जिद्दत आ रही है देखना। तो ये देखते-देखते जब मैंने ये महसूस किया कि बाहर के इदारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज़ आ रही है, ये वजूद तो इसका 1960 से है। हम सुनते भी इसके बारे में बड़ा आए, मूवीज़ भी वगैरह हमने देखी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब हमने देखा कि यार इसका कुछ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा कि एक इदारा है ओपन एआई, वो एक काम कर रहे हैं चैट जीपीटी के नाम से, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि अगर आप उसमें सिर्फ लिख देंगे ना कि मुझे इंस्टाग्राम की तरह का ऐप बना दें, तो वो 5 मिनट में बना देगा। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि यार ये क्या, बगैर प्रोग्रामिंग जाने, बगैर कुछ जाने, सिर्फ आप आम अंग्रेज़ी में उसे मुखातिब करेंगे और वो आम अंग्रेज़ी में आपको जवाब देगा, और आपको एक एप्लीकेशन, अब तो उर्दू में भी आ गया ना, उस वक़्त तो उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी उसकी जब हमने इसको शुरू किया था। तो उसके लिए उन्होंने बीटा टेस्टर दुनिया भर से लिए थे और लोगों को एक्सेस दिया था, उसका अर्ली एक्सेस। तो वो अर्ली एक्सेस हमें भी मिल गया, हमने अप्लाई किया था। तो जब हमने उसे यूज़ किया, तो वो हैरतों के नए जहाँ खुलना शुरू हो गए कि यार ये तो कोई बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को चाह रहा था कि यार, किसी को मैं उस ज़माने की बता रहा हूँ 3 साल पहले, कि यार एक कोर्स मुझे कराना है। मैंने उसको कहा यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप का एक कोर्स कराना चाहता हूँ एक बच्चे को, उसकी मुझे आउटलाइन बना के दे दे। 2 मिनट में उसने पूरी आउटलाइन बना के दे दी। और उससे पहले ये आउटलाइन बनाना एक मसला होता था, रिसर्च करनी होती थी कि यार कौन सा ऑप्शन डालें, कौन से नहीं डालें, कौन से डालने चाहिए। अच्छा, फिर मैंने रिसर्च पढ़ी तो पता लगा कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगी, जब ये चैट जीपीटी का प्रॉपर वर्ज़न, तो ये शोबे मुतासिर होंगे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन का सबसे आखिर में इससे शोबा मुतासिर होगा। जी, ये उस वक़्त हम ये समझते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले हमारा शोबा इससे मुतासिर हो गया। मतलब उस वक़्त आपकी दबी-दबी सी ख्वाहिश होगी मैनू नहीं भाई, जो मर्ज़ी करते रहो। आपको याद होगा शायद 2.5 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था एआई और ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके खदशात पे मैंने 2.5 साल पहले लिखा था। तो उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि यार इससे डरने के बजाय अगर हम इससे हम आहंग हो जाएँ और इसकी ट्रेन में सवार हो जाएँ, तो शायद हम बच जाएँ। तो ये वो पोज़ीशन आज आ चुकी है। तकरीबन आज से तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 2-3 साल बाद अच्छी खासी तादाद हमारी फ़ील्ड की, वो बेचारी फ़ारिग हो जाएगी, जो इसके साथ अपने आप को हम-आहंग नहीं कर सकेंगे। तो ये तो मेरी अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड। मज़े की बात बताऊँ, मेरे आपको पता है ना कि हमारे सोशल जॉब चलते रहते हैं, तो आजकल एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पे लड़कियों के लिए 2 महीने का कोर्स हम लोग इस वक़्त भी कंडक्ट हो रहा है, वो 2 महीने का कोर्स है। तो जो लड़कियाँ हैं फैकल्टी के अंदर, ये सोशल है, कोई कमर्शियल नहीं है। तो उनसे मैंने कहा है कि पहले 15 दिन तो पढ़ा देना इनको सारा वो सब जो है ना, वो जो फ़ोटोशॉप, कैनवा लेना देना, और मैंने कहा आखिरी 5 दिन में मोबाइल फ़ोन उठा के बोलना कि तस्वीर ऐसे बनती है। मैंने कहा पहले बता दिया ना, सब लड़कियाँ भाग जाएँगी। वो सब बात जाएँगी, हाँ, बोले सीखने का क्या रह गया इसके अंदर? तो बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि मेरा एक कुलीग है, वो अब डॉक्टर के पास जाना छोड़ चुका है। वो बीमार होता है तो वो कहता है कि जी मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सुबह से नज़ला हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और हल्की-सी सर्दी लग रही है। वो चैट जीपीटी साहब उसको पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं अगर आप कहें तो मैं आपको दवाई खाने का औकात भी बता दूँ। तो आप अंदाज़ा कर लें, वो कह रहा है यार 1 साल हो गया है, मेरे बच्चे बीमार हो, मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। पहले तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसका हकीकी इस्तेमाल है। अच्छा, एक मेरे दोस्त हैं आलिम, वो इल्मी नोयत के सवाल, ये जो फतवे होते हैं, ज़कात के मसाइल, वो जब डाले, तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो उसने बिल्कुल ठीक उसका कैलकुलेटेड जवाब। और तमाम जो सहूलत होती है वो ये कि अगर आयतें हैं तो वो भी आराम के साथ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हदीसें हैं तो वो भी उसके साथ ये है। हमने उससे कुछ सवालात, बड़े-बड़े लोगों की जो पिछली तहकीकात थी ना, उसको इसने गलत भी साबित किया।
जैसे आपने एक बहुत मशहूर तहकीक सुनी होगी कि कुरान शरीफ में दुनिया का जिक्र इतनी दफा है तो आखिरत का जिक्र इतनी दफा है, ये जिक्र इतनी दफा है तो ये जिक्र, वो तहकीक सही नहीं है। वो जब हमने चैट जीपीटी से पूछी और फिर उसकी मैनुअली भी मैंने थोड़ा उसका, एक तरतील नाम की वेबसाइट है, उसमें अगर आप कोई भी लफ्ज़ लिखें कुरान शरीफ का तो वो उसकी तादाद बता देता है पूरी। तो उससे भी वो पता चला कि वो नहीं है। फिर मैंने उनको ईमेल की कि मैंने बोला सर ये आपने तहकीक बयान की थी, तो इस ये इसकी मैंने सारी उनको बताई, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं, ये वाक़ई गलत तहकीक थी। बिल्कुल, तो उन्होंने भी किसी से सुनी थी, उन्होंने किसी से सुनी थी, लेकिन क्योंकि हम वैसे थे मुसलमान हैं, कुरान के मौज़े हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी तहकीक के, तो वो एक्सेप्ट कर ली गई, तो उसूली तौर पे देखा जाए तो हमने गलत चीज़ मनसूख कर दी थी। अच्छा, ये वैसे बड़ी माज़रत के साथ हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा-सा हट जाएँगे, लेकिन ये एक हकीकत है, चाहे मामला मज़हब का हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन का हो, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम फर्दर एक्सेप्ट कर देते हैं और 100 जगह उसको उठा के फॉरवर्ड कर देते हैं। जी। जी, पहले पहले हम लोग कफ़न सिलते हैं, उसके बाद मुर्दा तलाश करते हैं कि साइज़ का मुर्दा जिसमें फिट आएगा। ये तो कौम का मिज़ाज ही है। जी, कि हम सोचते नहीं हैं, बल्कि हम ये साबित करते हैं कि हम सही सोच रहे थे। अब इसके खदशात में आपने बात की, अच्छा अब ये ज़माना गुज़रता गया। इससे पहले कि बात थोड़ी-सी आगे बढ़े, मैं ज़रा-सा आपको बता दूँ कि आमिर पटनी साहब मेरे न सिर्फ़ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से मेरे पहले-पहले उस्ताद भी हैं। और हम लोग 18 मार्च 2023 को जब जा रहे थे वहाँ पे मकली जा रहे थे, दोस्ती सफ़र से ग्रुप और काफ़ी दोस्त अहबाब थे। प्यारा सफ़र था। तो उसमें जो आपने बताया था, तो मैंने उस तरीके से 2-4 पहले से वो तस्वीरें बना के रख ली थी। अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, लेकिन मेरा पहला तारुफ़ आपने ही करवाया था और उसके बाद से आज तक जो मेरा चैनल है, जिसका नाम है आस्क के नाम से है कि एटीट्यूड है, स्किल्स है और नॉलेज है, उसमें जो मैं डेली एक चीज़ डालता हूँ, उसमें कम से कम 1 या 2 आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई तस्वीरें होती हैं और मैं पता है क्या कहता हूँ? थैंक यू आमिर पटनी। मतलब उसका इसाले सवाब मुझे भी मिलता है। सही, बिल्कुल सही। नहीं देखा आप उन 10% लोगों में शामिल हैं, कि जिनको मैंने कहा और उन्होंने उस पे अमल भी करना शुरू कर दिया। मैंने तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान की अपनी होती है। कोई किसी को घोल के तो नहीं पिला सकता। आदमी का यंग होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मेरा यंग आदमी 71 साल का बच्चा हूँ मैं, तो मेरे से सीखने ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारे ऑफ़िस में 30-30 साल के बुड्ढे हैं, वो उनका ज़हन काम नहीं करता, वो नहीं सीखते, क्या करें? मजबूरी है, बता-बता के थक गए कि भाई अपने आप को अपडेट कर लो, अपने आप को अपडेट कर लो। वो आज भी वही रवैया उनका, जो किसी ज़माने में खत्तात या पेंटर का होता था। आप खत्तात पेंटर की बात कर रहे हैं? एक वक़्त ऐसा था कि लोग कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बैठने से शर्माते थे, हिचकिचाते थे ये। मैंने अपने इदारे के लिए कंप्यूटर वगैरह लिए तो अपने तमाम दोस्तों से मैंने बड़ा रिक्वेस्ट की, यार आ गया तो सीखो। तो कहते हैं टाइपिस्ट का काम है, हमारा काम थोड़ी है, हम तो हाथ से टाइप लेके इतने में हो जाएगी ये। लेकिन उस वक़्त मैंने एक जुमला पढ़ा था जो आज तक मुझे बड़ा खलता है, वो जुमला और बड़ा सही था। तो उसने कहा था कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग पाए जाएँगे। पहले वो जिनको कंप्यूटर चलाना आता होगा, दूसरे वो जो कि बेरोज़गार होंगे। अब मेरा ख़्याल है वही खेल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे आ गया है। रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब हो तो आप देख लें, उसमें फर्स्ट सवाल क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आपको आता है? ये नहीं आता। और दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो मेरे एक साहब ने कहा, बड़ा उम्दा कहा उन्होंने कि साहब मैंने 6 महीना 8 महीने लगा के पिटमैन के कोर्सेज़ किए, शॉर्टहैंड के, टाइपिंग के और कहने लगे मैं ऐसे टाइप करता था, मैं वैसे टाइप करता था और मेरी 60 की स्पीड थी, 50 की स्पीड थी। कहने लगे मेरी बच्ची जो है छठी क्लास की, वो अंगूठे से मिसाल तेज़ टाइप कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें वक़्त कितनी कितनी स्पीड से बदल रहा है कि अभी अगर कभी मैं सोचता हूँ ना तो यकीन करें ब्लैंकनेस आ जाती है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद होगा क्या आखिर? क्योंकि पहले अगर आप देखें कि ब एक थ्योरी थी जिसके मुताबिक जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो हर साल बाद डबल स्पीड का हो जाता है। अब वो थ्योरी भी गलत साबित होने जा रही है। जब एआई आई तो उन्होंने कहा कि भई एजीआई आएगी, एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब वो खुद सोच के खुद फैसला कर सकेगी। उसका उन्होंने एस्टीमेट लगाया था उसको 30 साल, 60 साल लगेंगे। 1 साल बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो 20 साल लगेंगे। जी, दूसरे साल वो कह रहे हैं यार इसको तो 10 साल लगेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हो सकता है वो अगले आने वाले 3 साल में आ जाए, जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये तो होता है, आपको याद होगा एक ज़माने में जब ये इंसान ने जहाज़ उड़ाना शुरू किया, रॉबर्ट ब्राज़न वग़ैरह ने किया, तो वहाँ पे जो एक वहाँ पे यूके में कोई बॉडी है, लंदन की बॉडी है, साइंटिस्टों की अपनी है। तो वहाँ पे फिर रिसर्च हुई तो पेपर पेश हुआ, तो उसमें साइंसदान इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ थे कि एक हॉबीज़ के तौर पे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एज़ मीन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन के तौर पे तो अभी इसको 50-60 साल लगेंगे आने के लिए और चंद चंद साल बाद ही उस बिल्डिंग पे जर्मनों के बम गिर रहे थे।
इतनी तेज होती सारी। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल, जैसे अभी कल परसों एक अफसोसनाक वाकया हुआ, आपने देखा 18 लोग पानी में जिस रफ्तार से वो डूबे, आप बिल्कुल यही तस्वीर कर लें कि हम उस टेले पे खड़े हुए हैं और एआई का तूफान उसी तरीके से आ रहा है। और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जितने लोग हैं ना आज प्रोफेशनल, संभलने का मौका नहीं मिलेगा उन बदनसीब लोगों की तरह जो बेचारे खड़े हुए थे उस ठेले पे और पानी का रेला आया और उनको बहा के ले गया। उनको इतना वक़्त भी नहीं मिला कि वो किसी को मदद के लिए पुकार। बिल्कुल ये एआई का सैलाब इसी तरीके से आ रहा है। लोग उसकी चाप सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, उसकी लहरों का शोर सुन रहे हैं, लेकिन बेफ़िक्र बैठे हुए हैं। और मुझे अफ़सोस होता है कि वो बेचारे आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद वो करेंगे क्या? अगर वो आज अपने आप को इससे अलाइन नहीं करते। और मैं तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करता कि मैं भी उड़ जाऊँ। जिस स्पीड से चीज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है हमसे ज़्यादा मास्टर लोग मार्केट में आ जाएँ, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग देखिए आ हमारे जाएँ। जहाँ तक मसला है वही है, असल में जो चीज़ है कि मेंटली प्रिपेयर रहना और अल्टरनेट सोचना कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है? मैं आपको मिसाल दूँगा कि इसी कराची शहर में एक ज़माने में साइकिल रिक्शा चला करता था, जो आजकल ढाका में, कलकत्ता में चलता है, ठीक है? उसको अयूब खान के ज़माने में पाबंदी लगा दिया गया, तो एक हंगामा मच गया था पूरा कि इतने लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, जो हुए, ठीक है? लेकिन वो अगर ये चिंजी के साथ वो साइकिल रिक्शे भी साथ होते हैं तो क्या हालत होती है? लेकिन वो हुए नहीं, बल्कि वो अपनी-अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्टरनेट जॉब पे चले गए, ठीक है? यही हिसाब देखें, एक दो नहीं बीसियों प्रोफ़ेशन थे जो एलिमिनेट हो रहे हैं। याद है कभी कभार जो गर्मियों की दोपहर में आवाज़ें लगती थी, सिलबट्टा रासले, वो आते थे सिलबट्टा कूटने वाले, अब खत्म हो गया ना मामला। तो चीज़ें ज़माना बदलता रहेगा, लेकिन इसलिए हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी कि बदलते ज़माने हम क्या कर सकते क्या हैं। कर सकते हैं, हम उसके साथ हम-आहंग कैसे हो सकते हैं? अब आप देखें, किसान जो एक खेत में काम करता है, उसका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोई लेना-देना बज़ाहिर तो नहीं है। वो मोहताज है हर चीज़ के लिए, फसल के लिए, बीज के लिए, कौन-सा लगाऊँ? या तो वो अपने बाप-दादा के तजुर्बे पे चल रहा है, कि ये मौसम आ गया तो ये फसल लगा ली है। अब उसमें बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई, वो सब दुआ पे चल रहा है बेचारा। लेकिन अब एआई ने कम से कम इतना सिक्योर कर दिया कि अगर वो एआई की हेल्प ले ले, तो एआई के पास बारिश का पूरा रिकॉर्ड है आपका 100 साल का, बल्कि इस खित्ते का तो पता नहीं कितना पुराना रिकॉर्ड होगा। फसल का उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। कीड़े कौन-कौन से आ सकते हैं उसका रिकॉर्ड है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़राअत के अंदर इस्तेमाल करें, तो आप अंदाज़ा करें कि वो कितने सेफ हो सकते हैं उस मैं एक इस पे और आ गया हूँ, जो हमारे हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार होने वाले हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो हम तो एग्रीकल्चर रॉ के ले रहे हैं ना ये, उसमें वैल्यू एड कितना है? ठीक है? डाउन स्ट्रीम कितनी प्रोडक्ट्स जो हम लेकर आ सकते हैं किसी अंदाज़ से, जो अब तक हमने नहीं देखा था। लेकिन अब तो आप बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं ना कि सब अगर पल्प को मुझे स्टोर करना है, तो कैसी मशीनरी चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए? तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हर फील्ड के लोगों को मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि यार हमारी फील्ड में एआई कहाँ एंटर हो चुकी है। अब इवन डॉक्टर्स को ले लें आप। डॉक्टर अगर चैट जीपीटी को ट्रेनिंग पे लगा दे कि भाई मैं रोज़ाना एक मरीज़ को देख रहा हूँ और उससे मैं क्या सवाल कर रहा हूँ और क्या जवाब दे रहा हूँ। और चैट जीपीटी एक मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी का नाम ले रहा हूँ, वरना इसमें एआई के मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ होते हैं, जो ट्रेन किए जाते हैं। अगर वो उस डॉक्टर पे ट्रेन हो गया वो 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद उस डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी उस क्लिनिक में। वो पेशेंट आके बैठेगा स्क्रीन के आगे, बोलेगा जी मैं नाम ये है, मुझे ये मसला हो रहा है। और ठक करके प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट से बाहर आएगा, बोलेगा चले जाएँ बाहर। दवाई लें, इंजेक्शन लगाएँ, जो भी है। उस डॉक्टर का पूरा मॉडल उसके अंदर हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये कस्टमर सैटिस्फैक्शन और की जो बात होती है, तो ऐसे अवेयरनेस वाले तो इतना के ट्रस्ट करने वाले लोग अपनी जगह पे होंगे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूँ जैसे बैंकिंग की है। अब बैंकिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिक एंड मॉर्टर जो मॉडल था, जो ब्रांचेस नेटवर्क का मॉडल था, 1000 ब्रांच तेरी तो 1500 ब्रांच मेरी, ठीक है? अब वो दुनिया भर में फेल हो रहा है। क्यों? इसलिए कि रियल एस्टेट की कॉस्ट है, हर चीज़ कॉस्ट है। वो कहते हैं अब तो ब्रांचलेस बैंकिंग का ज़माना आ गया है, अब तो कोई बिल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक कस्टमर वो है कि जिसको तसल्ली नहीं होती है, जब तक कोई सामने ह्यूमन बीइंग बैठ के बिल्कुल, अपने दुखड़े उसे ना सुना सके, उसे अपनी बात ना कह सके। देखिए ये एआई लेकिन अगर हम देखें इसको कि कल को जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना ह्यूमन रोबोट्स जो आ रही हैं, जो देखने में कुछ लगते हैं, अगर वही बैठ के बातें करनी शुरू करें, ठरक तो मेरी पूरी हो जाएगी। और अब तो इतना रियलिस्टिकली हो रहा है कि अब तो वो स्टील के रोबोट नहीं होंगे जो आपके सामने बैठे होंगे। अब तो आपके बिल्कुल आप इंसान जैसे ही वो फील हुआ करेगा। अब लेकिन एक बात है कि एआई के अंदर जो आजकल मैंने इस पे पढ़ा भी है कि लोग ये सवाल कर रहे थे कि वो क्या चीज़ है जो एआई नहीं कर सकती। तो उसमें आजकल ये सवाल उठ रहे हैं कि एआई
आपके जज्बात को उस तरह नहीं समझ सकती जिस तरह एक दूसरा इंसान समझ सकता है। लेकिन बड़ी मदद के साथ अब जो नए-नए टूल्स आ रहे हैं बिलख़ुसूस जिसे हम कहते हैं ना कि टेक्स्ट टू स्पीच के, अब आप उसे बता दें कि आपको इमोशन कैसे चाहिए, आपको टोन कैसी चाहिए कि गमनाक अंदाज में बोलना है। जिस स्पीड से एआई की तरक्की हो रही है ना, आज से 6 महीना पहले ये बात हो रही थी कि एआई जज्बात नहीं समझ सकेगी, आपके लिए दुआ नहीं कर सकेगी, इस किस्म की चीज़ें। चैट जीपीटी का वर्ज़न 5 जो आ रहा है, वो आपके जज्बात भी समझने के लिए तैयार है। इवन आपकी आवाज़ भी पहचानने को अब वो तैयार है। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं तसनीम फारूकी बात कर रहा हूँ। आप बात करेंगे, वो कहेगा, "हेलो तसनीम फारूकी साहब, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? या आप थोड़े आज उदास लग रहे हैं, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई?" वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पूरा डेटा निकाल लेगा आपका। अच्छा, चूँकि आप इतना गुस्से में हैं, तो हमारे से आदमी जो है ना वो मुफ़्तख़ोर हैं, तो चैट जीपीटी का फ्री वर्ज़न ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े थोड़े से टाइम लगे। ये पेड वर्ज़न जो आ रहा है, आप कह रहे हैं चैट 4 था, चैट 5 आ रहा है, इसका थोड़ा-सा मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता देंगे कि व्हाट इफ कि मैं इसको पेड वर्ज़न करूँ, एक शौकिया, तो मुझे क्या एडेड एडवांटेज मिलेगा? इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये मिलता है, आपकी लिमिट बढ़ जाती है। देखिए टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फ्री वर्ज़न यूज़ करें या पेड वर्ज़न यूज़ करें। वो ऐसा नहीं होगा कि चैट जीपीटी ये सोच रहा है यार ये मुफ्त है, इसको कम जवाब दो, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन लिमिट बढ़ जाती है आपकी कि आप एक दिन में उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जवाबात में मुख्तसर और तफ़सील का फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर वो आपको 10 लाइनों का जवाब दे रहा है, तो वो आपको 20-25 लाइनों का भी जवाब दे देगा। और मेरा ख़्याल है तस्वीर जनरेट करने में भी ऐसा है कि अगर वो ये देखेगा मुफ्ता है, कहेगा मुफ्ता है, तो कहेगा अभी बहुत से लोग अंडर प्रेशर हैं, आप जाओ घर में आराम से खेलो कूदो। अभी गूगल का वीओ 3 वर्ज़न आया है, जो रियलिस्टिकली वीडियोज़ आजकल आप देख रहे हैं बना रहा है। वो मुफ्त वर्ज़न में रोज़ की 3 आपको देगा 8 सेकंड की बस, उससे ज़्यादा नहीं देगा। कुछ भी नहीं होता, वो तो खेलने में खत्म हो जाती है। लेकिन वो अगर आप पेड करेंगे, तो फिर आप अनलिमिटेड उससे बना सकते हैं। वो तकरीबन मैंने देखा था, मेरे ज़हन में नहीं है, कुछ 26,000 रुपए शायद उसकी कॉस्ट है। और उसमें आपको मिलेंगे 1000 नहीं, नहीं महीन मंथली, और उसमें 1000-1500 क्रेडिट मिलेंगे और एक वीडियो में 100 क्रेडिट चले जाते हैं। तो 10 से 15 ही कर सकेंगे उसमें भी आप। मगर वो डिटेल में कर सकेंगे, उसमें वॉइस भी होगी आपकी, उर्दू वॉइस भी होगी, सीन भी डिफरेंट हो जाएँगे उसमें। मतलब अगर आप उससे ये प्रॉम्प्ट दे दें कि तसनीम फारूकी साहब यहाँ से अंदर आए, बैठे, आमिर साहब से ये बात करी, फिर आमिर साहब ने ये जवाब दिया, थोड़ी देर में इनकी लड़ाई हो गई, दोनों की फाइटिंग हुई, ये सीन भी वो पूरा बना देगा आपको। तो वो इतना एडवांस वो जा चुका है गूगल में। मगर वही है ना, जेड़ा पैसा देऊ ओदा मुंडा खेड़ू। जितना गुड़ उतना मीठा, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतने आप मज़े ले सकते हैं। ऐसे असल में बात क्या है, देखिए सरमायादाराना निज़ाम उस बैकएंड पे एआई के भी मौजूद है, एक लिहाज से, कि देखिए वो ये चीज़ें आपके मेरे मफ़ाद के लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा ये जितने मुफ्त वर्ज़न है, ये क्या है? ये एक नशे की तरह होता है, आपको एक नशा लगाया जाता है, आप उसे यूज़ करते हैं, उसकी यूज़्ड टू हो जाते हैं और एक स्टेप पे वो आके स्टॉप कर जाता है, फिर आपको आदत हो चुकी होती है, फिर आप पैसे देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएँ जो स्टूडेंट चैट जीपीटी यूज़ करने का आदी हो जाएगा और कल को चैट जीपीटी मैंने ये ऐलान कर दिया कि फ्री वर्ज़न टोटल बंद, अब अंदाज़ा लगाएँ उस स्टूडेंट की हालत क्या होनी है। वैसे बड़े मज़े की बात मैं बताऊँ कि मैं शुरू में कोशिश ये करता था कि हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्री मॉडल को पूरा एक्सप्लोर करूँ, यूज़ करूँ उसको, कि देखो मेरा मतलब का है कि नहीं है। फिर मैंने कान पकड़े कि खुदा ना खास्ता मतलब का निकल आया, तो इतना पैसा कौन खर्च करेगा? यही मसला है। अब तो मल्टी मॉडल आ गए ना, जैसे कुछ मॉडल ऐसे हैं कि आपने ले लिए, अब वो अपने अंडर ही आपको चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड ये सारे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मुहैया कर रहा है। जी, बिल्कुल। अब ये नहीं है आपको चैट जीपीटी अलग खरीदना पड़ेगा, जेमिनी अलग खरीदना पड़ेगा, आप उनकी सर्विस ले लें वो आपको सब दे देंगे। हमारे जो साथी इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, शायद उनको पता नहीं, बहुतों को इल्म में होगा, नहीं होगा, कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मैं किसी फ़ोटोशॉप की बात नहीं कर रहा, व्यू 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, कि व्हाट्सएप के ऊपर आप उर्दू में बोले कि एक गुफ्तगू हो रही है कि एक साइड पे जनाब आमिर पटनी साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ तस्लीम फारूकी बैठे हैं, पीछे मोनोग्राम लगा हुआ है। चंद सेकंड में ऐसी तस्वीर बना के निकाल देगा कि आप सोच नहीं सकते इसको ये। मेटा एआई है और परप्लेक्सिटी है। ये क्या है? ये बुनियादी तौर पे आपके पास सिर्फ एक नंबर होना चाहिए कि इनका नंबर क्या है, वो नंबर महफूज कर लें अपने पास और बोले और मजे करें और उर्दू में बोले और मजे करें। अब जिसको पता करना है ना, वो मुझसे इनबॉक्स पता कर ले। जी। अच्छा मैं आपको अब खदशात की बात बता रहा था। जब ये एआई हमारे इदारे के अंदर ये बात होना शुरू हुई कि यार आप लोग चैट जीपीटी, क्योंकि उस वक़्त एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। अब 1 मिनट का मैं ज़रा 1 मिनट में ज़रा थोड़ा-सा आपसे वो कहूँगा
कि मैं तारुफ करा दूं आमिर पट्टी साहब का। जाहिर है मैं इदारे का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपका ताल्लुक एक बहुत बड़े मजहबी इदारे से, जमात से है, जिनकी जो पहचान है वो उनकी अपने जो मीडिया की टीम है, और गालिबन 3 मुल्कों में उनके मीडिया चैनल चल रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान में, अफ्रीका में। तकरीबन पूरी दुनिया में ही चल रहा है, आप अगर अंदाजा लगा दीजिए स्टूडियो इनके। हाँ, अफ्रीका, यूके, दुबई, पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के लिए जो एनिमेशन का जितना अच्छा और कार्टून जितना अच्छा आपके चैनल ने काम किया था, ये कमाल था उसका ये। अच्छा, उस जमाने में मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें खर्चा खासा आता था। जी जी जी, इसका माहाना खर्चा 50 से 55 लाख है। सर जी ऐसा ना करो, रिसेंटली मैं बता रहा हूँ जी, वो बच्चों के जो कार्टून है उनका माहाना अखराजात जो है अभी 50-55 से 60 लाख के करीब अभी उसमें आता है खर्चा अभी। अब एआई उसको कितना मुख्तसर करती है वो। तो ये देखिए क्वालिटी के पैसे तो लगते हैं, ये तो कोई शक नहीं है जी, क्वालिटी के। क्योंकि कार्टून में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एआई जो कार्टून बना रहा है और जो हमारे लोग मैनुअल काम कर रहे हैं चैनल के अंदर, उसमें अभी बहुत फर्क है। जो डिटेलिंग है ना कैरेक्टर की, जो एक्सप्रेशन है, वो अभी एआई उतना आगे नहीं आया है, लेकिन वो कब आ जाए ये पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा छोटा पढ़ना हुआ नाड़ी आदमी हूँ, तो मैं दोनों चीज यूज करता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच भी, और बाज़ औक़ात ये कि बैकग्राउंड में वो पढ़ना। मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है एज अगेंस्ट टेक्स्ट टू स्पीच, क्योंकि वो एक होते हैं जज्बात उसमें शामिल है। असल में इसमें हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस शामिल है ना, हम बचपन से पढ़ते आए, हमें आज पीडीएफ में मजा नहीं आता, नई जनरेशन पीडीएफ ही पढ़ती है, उससे किताब में मजा नहीं आता। तो ये तो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो हमारे। आप बता रहे थे कि आप जिस मजहबी जमात के से वाबस्ता हैं, जिसके आप पेरोल के ऊपर हैं, जाहिर है, तो उनका अपना स्टूडियो बहुत बड़ा है, और जो सिर्फ कार्टून बनाने के लिए किसी जमाने में 50-55 लाख रुपए महीने का खर्च करते थे। अभी भी कर रहे हो? अभी भी कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल वगैरह। हाँ, हम इसमें दिलचस्प बात बताऊंगा, हमारी एक न्यूज होती थी, अभी भी होती है, तो वो हमने नेट पे देखते हुए कुछ ऑप्शंस देखे, तो हमने अपने जो न्यूज एंकर था उसका डिजिटल अवतार बना दिया। डिजिटल अवतार जो नहीं समझते वो समझ लें कि एक इंसान का मुख्तलिफ एज इट इज डुप्लीकेट बन जाता है डिजिटली तौर पे। अच्छा, वॉइस भी वो मुहैया कर रहे थे, लेकिन वो वॉइस उसकी एज इट इज नहीं थी, क्योंकि अभी भी एआई में उर्दू की वॉइस का प्रॉब्लम है, बहुत आराम का बड़ा मसला है। मैं बताऊं कि शुरू में मैं इतना क्रेजी था कि मैंने बाकायदा पैसे दे के सॉफ्टवेयर परचेज किए थे, और सिर्फ वॉइस के चक्कर में, क्योंकि मैं नहीं, मैं असल में उर्दू में फोनेटिक्स किस तरीके से है नहीं, आराम के तरीके से। तो मैं सिंदबाद की पूरी स्टोरी की, मानो सिंदबाद को सिर्फ 3 दफा 3 तरीके से अलग बयान किया, सिंदबाद, संदबाद, सुंदबाद। तो वो फिर इतना मैंने कहा छोड़ो यार, मटेरियल। तो उसमें हम ये करते हैं कि ऑडियो उसी एंकर की ले लेते हैं। हाँ, सिर्फ ऑडियो उसको डालते हैं और वो न्यूज 10 मिनट में तैयार हो जाती है। इससे पहले उस न्यूज को तैयार करने की तैयारी 4 घंटा पहले होती थी, स्टूडियो को एसी ऑन करना पड़ता था 1 घंटा पहले, लाइटिंग डिजाइनर आके लाइटिंग सेट करता था, स्टूडियो की सफाई होती थी, सेट तैयार होता, डायरेक्टर साहब आते थे, हेल्पर आते थे, ये 4 घंटे का प्रोसेस होता था। उसके बाद न्यूज रिकॉर्ड होती थी, फिर वो एडिटर के पास जाती थी, और उसके बाद पूरा 6 घंटे लगते थे एक न्यूज तैयार करने में। आज मेरे ख्याल से उसको 15 मिनट लगते होंगे, और उसकी कॉस्ट में कितना फर्क आया आप लगाएं अंदाजा, तो तकरीबन माहाना 24 से 25 लाख रुपए वो कॉस्ट सेविंग होगी। ये है एआई का, आप समझे, बेनिफिट, और ये है कि लॉस। बिल्कुल। अब वो ह्यूमन रिसोर्स का जो लॉस हुआ, तो उसके जो डायरेक्टर थे, अब हमारा इदारा तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो वो कहीं और उनको यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अगर ये कोई छोटा इदारा होता जिनका काम ही यही होता, तो आप अंदाजा लगा लें, तो वो सारे बेचारे नौकरी से फारिग हो चुके होते। अब ये कार्टून की आप बात कर रहे हैं, अब एक और शोबा है, हम अपना कार्टून अलग बना रहे हैं। एक तो है हमारे मशहूर कार्टून बच्चों के, वो चल रहा है, फिर मैंने एआई में कार्टून बनाना शुरू किया है, तो हमारी कॉस्ट इस वक्त आ रही है तकरीबन, अंदाजा लगा लें, मैक्सिमम 5-7 लाख, उससे ज्यादा। वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से महीने के, मेरे ख्याल से 7 मिनट, 5-7 मिनट या 10 मिनट भी आप लगा लें, तो वो उसकी कॉस्ट 55 से 60 लाख रुपए मैंने बताई आपको आती है। और जो हम कर रहे हैं, हम 25 मिनट दे रहे हैं, और 25 मिनट की कॉस्ट 5-7 लाख रुपए आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आमिर भाई को बुलाने का मकसद ये भी था कि हमारे जहन में कोई फैंटेसीज है सारी की सारी, तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपने मोबाइल फोन उठाया और आपने स्टेज तैयार कर दिए। अगर क्वालिटी चाहिए तो खर्चा आता है। जैसे आमिर बता रहे हैं कि जो आर्टिस्ट बैठ के अपने कार्टून एनिमेशन करते थे, वो तकरीबन एक एक कार्टून पे 25 लाख रुपए के करीब खर्च आता था। एआई पे आने के बावजूद ये समझ लीजिए कि अगर आपने सारे टूल्स इन्वेस्टमेंट कर दी, लोग ले आए, ट्रेन कर दिया,
तब भी आज के हिसाब से अगर आपको 20-25 मिनट का कार्टून जनरेट करना है तो दैट विल रिक्वायर एटलीस्ट 5 लाख रुपए। तो ये जहन में होना चाहिए, ये ना समझिएगा चुटकी मारेंगे समझ जाएगा। अच्छा, आजकल नेट में लोग बना रहे कार्टून, लेकिन वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। आप देखें उनकी लिप सिंक बिल्कुल आउट मिलेगी आपको, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी आपको। एक कैरेक्टर में एक ही किरदार है, दूसरे फ्रेम में वो किरदार चेंज हो जाता है। तो ये वो मसाइल है जो आप प्रॉपर प्रोफेशनल टीम के साथ ही हल किए जाते हैं। हमने इनके सॉल्यूशन निकाले हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अखराजात आते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर मैं ये घर पे बैठ के करूँ, ये बात जो आपने कही ना 5 साल तक, अगर यही काम मैं घर पे बैठ के करूँ तो शायद मैं इसको और रिड्यूस कर लूँ, मैं, क्योंकि वो सिर्फ मैं अकेला ही हूँगा ना, लेकिन फिर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाएगा ना। देखिए, आप ये भी तो देखना पड़ता है। मैं आपसे इदारे का नाम तो नहीं पूछूंगा, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि जो आप लोगों ने एआई पे जो न्यूज रूम अपना कायम किया, अवतार वगैरह ला के, ये तो उसके लिए बैक एंड पे आपने कौन सा रखा? कैपकट को रखा, क्या रखा इसका? जो अवतार जिन्होंने हमें बना के दिया, जो आप डेली आप प्रोसेस करते हैं, हाँ, वो एक कंपनी है ना, एक कंपनी है वंडर शेयर। वंडर शेयर, वो आप अपनी उनको 5 मिनट की रिकॉर्डिंग दे दें, वो आपका अवतार बना के आपको दे देंगे। जो आपकी हैंड की मूवमेंट उस 5 मिनट के अंदर होगी, जो एक्सप्रेशन आपके होंगे, वही लूप पे चलेंगे, लेकिन उसका कमाल ये होता है कि उसमें कोई जर्क नहीं होता, कोई झटका नहीं आता। जो आप बोलेंगे वॉइस में, उसी तरह आपकी लिप सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। नहीं, मतलब आप ये टेम्पलेट की बात कर रहे हैं या डेली प्रोडक्शन? वो आपको पूरे साल के लिए दे देते हैं, फिर आपको उसमें सिर्फ मिनट परचेज़ करने पड़ता है। अच्छा, वन टाइम कॉस्ट आएगी आपकी अवतार बनाने की, आपने अवतार बना लिया, जैसे तकरीबन लाख, 1.5 लाख का वो बन गया। उसके बाद आपने जो उसके मिनट्स ले लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, 2000 मिनट चाहिए, 10,000 मिनट चाहिए, जितने मिनट आपको चाहिए वो आप ले लें। तो ज़ाहिर है जो जिसकी होगी, अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी तो ज़ाहिर है उससे पैसे कमाएगी वो। और आजकल तो हमारे इदारे की अगर कॉस्ट सेविंग ना हो रही होती तो वो ये खर्चा क्यों करते हैं? तो कॉस्ट सेविंग हो रही है ना ठीक-ठाक। लेकिन ये इन हाउस में समझते हैं अभी भी खर्चा होगा उसमें। हाँ, क्योंकि जो एडिटर तो बैठा हुआ है, एंकर की वॉइस भी आपको चाहिए, वॉइस के मसाइल अगर इन फ्यूचर हल हो गए, तो उसी की वॉइस की हम क्लोन कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ स्क्रिप्ट डालेंगे। अब स्क्रिप्ट के लिए बंदा है जो लिख रहा है, बाद में वो भी रिप्लेस हो जाएगा, वो भी चैट जीपीटी दे देगा। उसे सिर्फ पॉइंट देने होंगे कि आज की न्यूज़ के नुकात ये है, भाई न्यूज़ का स्क्रिप्ट तैयार कर दे। मैं वो जुमला दोहरा तो नहीं सकता हूँ, अलबत्ता उसको तब्दील करके अपने ऊपर ला सकता हूँ कि मेरा क्या बनेगा कालिया। बस तस्लीम भाई यही है कि जो आपने कहा ना मेरा क्या बनेगा, ये मैं भी सोचता हूँ आज। मुझे भी ये खौफ है कि यार आने वाले वर्षों में हमारा बनेगा क्या? इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर आने वाली टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें, वक़्त से पहले एक्सप्लोर करें और उसके साथ सिर्फ खेलें नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करें। मैं आपसे एक आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि आपको याद होगा कि जैक मा ने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था कि कोई टेक्नोलॉजी उसका जो है 10 से लेकर 12 साल से आगे नहीं जाती है और वो टेक्नोलॉजी 12 साल में एब्सोल्यूट आती है। उस वक़्त उसने मिसाल दी थी कि ये अभी उस ज़माने आईटी का बड़ा ज़ोर था, लेकिन आईटी का खेल खत्म होने वाला है। आईटी का खेल खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद डीटी आएगी, डाटा टेक्नोलॉजी, समथिंग आई नो व्हिच यू डोंट नो। अब आप ये देखें कि आईटी चली गई, वो लोग जो कोबोल के मास्टर थे, प्रोग्रामर आप देखें ना, आप फारिग होने जा रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि बिल्कुल। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएँ, मैं आपको अपने घर का भाग्य बताऊँ। मेरी बेटी जब इंटर किया उसने और वो जो यूनिवर्सिटी जॉइन कर रही थी, तो उसके सारे जितनी दोस्तें थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। मैंने अपनी बेटी को एआई में कराया। जी, बिल्कुल। तो लोग ये बोल रहे थे यार ये कहाँ तुम एआई में डाल रहे हो? ये आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दौर है, प्रोग्रामर है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। मैंने नहीं भाई, मैंने यही कराना है और आपको भी ये मशवरा दूँगा कि आप भी यही करें। और आज वो बेचारे रो रहे हैं कि यार हम भी अपने बच्चों को इसी में डाल देते। आज अब माशाल्लाह मेरी बेटी का ग्रेजुएशन होने वाला है, परसों लास्ट पेपर है, उसको डिग्री मिल जाएगी इंशाल्लाह ग्रेजुएशन। ये एक बड़ा मसला है कि जब हम लोग बच्चों के लिए करियर का इंतखाब करते हैं, तो पहली बात तो है कि भेड़-चाल, ठीक है? वो भाई की बेटी माशाल्लाह इसमें चली गई, अब सब उधर चले आएँगे, तो वो कोई है नहीं। अपना थॉट प्रोसेस नहीं होता। जी, और दूसरी एक भेड़-चाल के साथ-साथ जो एक बड़ा मसला आता है, जैसे मैं आपको मिसाल दूँगा, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब ज़ाहिर है जिस ज़माने में मालूम हुआ कि 3-4 टेलीकॉम कंपनीज़ आईं, बाहर की कंपनी से अच्छे पैसे दिए, तो हर आदमी टेलीकॉम में भाग रहा था। और बाद में मानो जो बेचते थे दवाई दिल जुकाम अपनी बढ़ा ले गए। तो जो लगने थे लग गए सारे, अब तो उन्हें मर्जर करके 2-4 ही कंपनी लगी। अब जो बंदा टेलीकॉम में आएगा वो क्या करेगा? वो तो ख्वाब जो लेकर आएगा। तो ख्वाब ज़रूर देखें लेकिन मुस्तकबिल को देखें। असल में आज ये सवाल कर रहे हैं तस्लीम भाई कि आप आज जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और 8 साल बाद जो पढ़ाते रहेंगे, वो इल्म आज से 8 साल पुराना है, जिसको आप अगले 8 साल तक पढ़ाते रहेंगे। तो 16 साल का गैप तो आ गया ना, जब वो प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? असल सवाल ये खड़ा हो गया है
कि आप एक बच्चे को पुराना इल्म पढ़ा रहे हैं और वो बेचारा 8-10 साल उसकी पढ़ाई करता रहेगा, और जब वो जाएगा मार्केट में तो वो तो हक्का बक्का रह जाएगा कि या तो कुछ और ही चल रहा है। देखिए वो तो हमारा एक निज़ाम तालीम तो माशाल्लाह ऐसा था कि जहाँ पे जो लोगों ने अपनी स्टडी के दौरान में जो नोट्स बनाए होते थे, कोशिश करते थे कि जब लेक्चर हो जाए तो वही पढ़ाया करें, और जो जवाब मिले वो ठीक है, नहीं है तो लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए आपकी बात से मैं आगे बात करूँ कि डर तो लगता है, लेकिन सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने आपको मिसाल दी डाटा टेक्नोलॉजी वगैरह की, कि अब आप ये देखिए कि पिछले 10-12 साल के अंदर हमारे यहाँ जो सेलिंग का मोड कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। पहले मतलब ये था कि अगर आपको शौक है ना बर्गर शॉप खोलने का, तो मतलब कि 2.5-3 लाख रुपए का सेटअप बनाए, ये करें वो करें, किचन लगाए, सब कुछ करें, अगले दिन भत्ते वाले आ जाए, कुछ ये आ जाए, कुछ आ जाए, और साल भर के अंदर मालूम है कि जो एडवांस रेंट था वो गया, और फिर आपको मालूम मेहमान में कितने बंद हुए। लेकिन अब माशाल्लाह जो लोग फ्यूचरिस्टिक हैं, उनमें लड़कियां यही मेमार के अंदर घर में रोटियां और पूरी पका के एतवार सुलाई कर रही हैं। जी जी। तो जाहिर है कि अब उनको वो जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा शॉप आउटलेट खोलने की, जहाँ मालूम है कि इतने स्टाफ रखा हुआ है। किताबों के बिजनेस में भी आप देख लें कि आपको जरूरत नहीं है बहुत बड़ा कोई शॉप खोलने की, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉक मौजूद होना चाहिए, आप घर बैठ के सारी किताबें बेच सकते हैं। हाँ, व्हाट नेक्स्ट, आप उसके साथ कैसे अपने आप को हमांग कर सकते हैं, जमाना का अब देखें, डॉक्टर्स को भी आज परेशान होना चाहिए, मैं ये कह दूं। मैंने आपको जिक्र किया ना, मेरा एक दोस्त है वो 1 साल से डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, वो अपनी सारी सिम्टम्स चैट जीपीटी पे डालता है, उससे दवाइयां आ जाती है, वो खुश है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वकील वकील आप ये सोचें कि जब सारी कानून की किताबें चैट जीपीटी के पास है, अगर आप उसको केस डालेंगे तो वो कितने अच्छे दलाइल आपको दे सकता है बनिस्बत एक वकील के। मेरे ख्याल से एक तजुर्बा हो चुका है कोर्ट में, किसी जज ने चैट जीपीटी यूज किया है, किसी जज ने अपना फैसला लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया कि भाई ये दोनों के दलाइल है, ये सुन के मुझे बताओ इसका क्या फैसला होना चाहिए। वैसे थोड़ा सा मैं आम लोगों के लिए कहूँगा कि हम लोग जो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करते हैं, बुनियादी तौर पे ये ध्यान में रखिए कि चैट जीपीटी आपके जहन को पढ़ता है कि आप क्या चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताऊँ कि मेरे एक दफ़ा एक ट्रेनिंग कोर्स में गया था ये, और जहाँ पे पीएचडी और डॉक्टरेट करने वाले आए थे, तो उनसे मैं ये बात कर रहा था। तो उनसे मैंने कहा कि मैंने आने से पहले मैंने चैट जीपीटी से एक ही सवाल 2 तरीके से किया, और पहला सवाल मैंने उससे ही किया कि मैंने सुना ये कि कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट जो बहुत ही लॉजी है, वहाँ किताबें सही नहीं मिलती हैं, वहाँ ऐसा है, वैसा, उल्टा-सीधा। चैट जीपीटी ने एग्ज़ैक्टली मुझे वही जवाब देना कर दे दिया, उसको रिफाइन कर दिया। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि मैंने सुना कि उनका रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत ही उम्दा है, और 24 आवर उनकी लाइब्रेरी खुली रहती है, नर्सरी है बच्चों के लिए, ये है, वो है। तो चैट जीपीटी को थोड़ा-सा अकल से पढ़ें, अकल से इस्तेमाल करें, क्रॉस चेक करें। पॉइंट आपने बताया, असल में लोग ये समझना चाहिए कि ये जनरेटिव एआई है, ये काम कैसे करता है, ये प्रिडिक्शन मॉडल पे चलता है। ये प्रिडिक्शन मॉडल ये है कि आपने कहा कि आई लव ग्रीन, अब वो प्रिडिक्ट करेगा कि इस ग्रीन के आगे क्या हो सकता है, वो आगे टी लगा देगा, आई लव ग्रीन टी। तो वो प्रिडिक्टिव मॉडल पे चलता है, वो ये नहीं होता कि उसके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है पीछे और वो उससे निकाल के आपको दे रहा है। डेटा तो उसके पास है, लेकिन उस डेटा से वो प्रिडिक्टिव मॉडल पे चलता है। इसको कहते हैं एआई बाइस्ड। एआई बाइस्ड का मतलब ये है कि जिन चीजों पे एआई को ट्रेन किया गया है, फर्ज करें एक काला आदमी चैट जीपीटी से ये पूछता है कि मुझे सूरज में कितनी दफा दिन में जाना चाहिए, तो उसके पास डेटा वेस्ट मुल्क का ज्यादा है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, तो वो उसको जो जवाब देगा वो उसके तनाजुर में देगा, इसके अपने तनाजुर में नहीं देगा। ये एआई बाइस्ड एक बाकायदा एक टर्म है जो एआई के अंदर यूज होती है कि जितना डेटा उसके अंदर डाला हुआ है आपने या जिस पे वो ट्रेन हुआ है, वो उसी के मुताबिक जवाब देता है, उससे हट के आपको जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए और हर दफा नया जवाब देगा। देखा जनरेटिव एआई में होता यही है, वो सेम जवाब कभी नहीं देगा, वो गूगल नहीं है कि किसी ने तहरीर लिखकर लगा दी है और वो हर दफा वो तहरीर लाके आपको दे रहा है। वो अपना ही टेक्स्ट जनरेट इतनी अकल हो कि इस्तेमाल कर लेंगे हमारे मतलब की क्या चीज के अंदर है, या ये कि वो हमें लीड करता है कि ना, देखो जी। इसीलिए एक बीच में एक फेसबुक पोस्ट आई थी, उसपे मैंने कमेंट किया था, वो यही किया था कि एक वक्त आएगा कि जब किताब पढ़ने वालों की अहमियत बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो चैट जीपीटी या एआई मॉडल जो डेटा जनरेट कर रहा होगा उसको वेरीफाई कौन करेगा? ये एक सवाल खड़ा होगा और खास तौर पे हम मजहबी लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। कोई उस पे 100% भरोसा कभी भी नहीं करेगा, चैट जीपीटी से फतवा कोई नहीं लेगा जो हमारे यहाँ के निज़ाम है। उसको परखने के लिए, उसको समझने के लिए एक साहिब इल्म का होना ज़रूरी होगा जो उसकी तस्दीक कर दे, हाँ, ये इसने ठीक किया है। उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा, उसका टाइम सेव हो जाएगा।
लेकिन फिर भी आपको उन लोगों की ज़रूरत रहेगी जो उस फ़ील्ड के मास्टर्स होंगे। आमिर भाई, जो मुझे बहुत सारे खौफ आते हैं, सवाल तो चलते रहेंगे साथ-साथ ये कि एआई मुझसे मेरा ट्रस्ट छीनने वाला है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? ये दुनिया जो है ना, ये ट्रस्ट पे चलती है। ऐसे ही। मैं कहता हूँ कोई शख्स अगर किसी को बाप कहता है तो वो अपनी माँ पे ट्रस्ट का इज़हार करता है। बिल्कुल ऐसे क्यों? इसलिए कि उसके माथे पे लिखा हुआ नहीं है। ये पूरी दुनिया मोहब्बत पे और ट्रस्ट पे चल रही है। ये जो कम वक़्त रोज़ाना मसले हो रहे हैं कि आवाज़ भी डिटो वही है, वीडियो भी वही है सारी है। डीप तस्वीर भी वही इवन यकीन करें मैं चैट जीपीटी से पहले की तहरीरें लिख रहा हूँ, जो लिखने का काम है। आज आधे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि वो मेरी तहरीर है, वो समझते हैं चैट जीपीटी से सब लिखा हुआ है। और सिर्फ मेरा मसला नहीं है ये, हर लिखने वाले के साथ अब ये मसला हो गया है कि पढ़ने वाला ये समझ रहा है कि ये चैट जीपीटी से तहरीर लिखी है। असल में हम लोग जो लिखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग कराता हूँ मैं। मैं एक तहरीर लिखता हूँ, फिर उसको चैट जीपीटी को देता हूँ, उसको प्रूफ रीड कर दो। वैसे बड़े मज़े की बात है कि लंदन में मेरा छोटा भाई था फ़हीम, तो वहाँ उनके कोई दोस्त-वोस्त हैं, तो एक आध कोई बड़े अच्छे कोई वहाँ के ताजिर भी हैं और वो बड़ा उम्दा लिखते रहते हैं सारा, इसमें कोई शक नहीं, उनकी तहरीर बड़ी उम्दा होती है। तो उनकी कोई तहरीर आई थी ऐसी कोई यूक्रेन वगैरह पे किस पे और बड़ी पॉपुलर हुई। तो फ़हीम बताने लगे उन्होंने उनसे कहा कि बाबू ये तहरीर तो बड़ी पसंद की गई, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ी-सी मुफ़स्सिल और तफ़सील होनी चाहिए थी। तो फ़हीम ने उनसे कहा कि आप उनको बता दिए कि चैट जीपीटी के फ्री वर्ज़न में बस इतना ही आता है। इससे ज़्यादा जो पैसा दे उधर मुंडा खेलूँ। तो खौफ भी आता है बाज़ औक़ात और मैं तो इसी पे आ रहा था अभी कि जनरेटिव एआई और ख़ुसूसन जो टेक्स्ट टू इमेज और फिर इमेज टू वीडियो और फिर जो चीज़ें हो रही हैं, कोई अंदाज़ा है हमें क्या होने वाला है? हाँ, ये इस पे अब जो गूगल कंपनी है और जो दूसरी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनमें एक माहिदा होने जा रहा है। और वो अब इस पे काम कर रहे हैं कि वो ऐसा टूल मार्केट में लेकर आ जाएँगे, जो आपको ये बता देगा कि ये जो डेटा है, ये एआई जनरेटेड है या रियल है। अगर ये तहरीर लिखी हुई है, अभी भी कुछ एक्सक्यूज़ मी, अभी भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, जो आपकी अंग्रेज़ी तहरीर को और पहचान लेते हैं कि इसमें कितने परसेंट एआई यूज़ हुआ है। अब आने वाले वक़्तों में जिस तरह से वीडियो और ऑडियो जितनी रियलिस्टिक होती जा रही है, तो अब उसके लिए ऐसे टूल वजूद में आना शुरू हो जाएँगे जो ये बताएँगे कि ये एआई जनरेटेड है या रियल है। गूगल ने अपना तो बना लिया है। गूगल ने अपना ये बना लिया है कि कम से कम वो ये बता देगा कि ये जो डेटा है ये गूगल से जनरेटेड है कि नहीं है। गूगल का जो भी आपने एआई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया होगा वो उसको डिटेक्ट करके बता देगा कि ये गूगल से जनरेटेड है मैं कि नहीं। इसमें एक बड़ा गंभीर मसला उठाऊँगा आपके सामने, जो हमारा आज का माशरती मसला है। ज़ाहिर है कि आज का ज़माना जो है 100 साल पुराना तो नहीं है, आज की चीज़ें एडवांस है सारी है। घरों में भी ये होता है कि हमारे घरों की जो बच्चियाँ हैं, आम उसमें जो जिस तरीके से हैं, लेकिन जब शादी-ब्याह होती है तो मेकअप करना, ये करना, वो करना और फिर शादी-ब्याह के गीत लेना-देना। जब ये चीज़ें मोबाइल फ़ोन से जाती हैं, इसका कहाँ-कहाँ मिसयूज़ हो रहा है। मुझे मालूम है, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम भी 8-10 ऐसी साइट्स मौजूद हैं रिश्ते के नाम पे, जो इन लड़कियों की तस्वीर को वहाँ पे डालती हैं। ठीक है? अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, दोस्ती के नाम पे, इसके नाम पे। ज़रा खौफ का आलम तो देखें कि कोई लड़की जिसने अपना मेकअप-वेकअप किया हुआ है, एआई की मदद से अगर उसकी तस्वीर किसी गंदी वीडियो में लगा दी जाए, ये हो भी रहा है और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए ये। देखिए, जहाँ हमारे माशरे में हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुराई का वजूद तो आता ही है। टेक्नोलॉजी का जहाँ मुस्बत इस्तेमाल होता है, असल में इस मौके से मैं अपने फैमिली में हमेशा कहता रहता हूँ कि भई देखें, हक़ पहुँचता है आपको किसी अंदाज़ से, कोई वो नहीं है। लेकिन जो शादी-ब्याह की तक़रीबात के अंदर एक तो बहुत आम हो गया कि लोग मोबाइल फ़ोन में कहते हैं, अजनबी आदमी इसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है? तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी उन बहनों से, अपनी उन बेटियों से, उनकी बच्चियों से मैं कहूँगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी तस्वीर कितनी मिसयूज़ होती हैं। तो आप ज़रूर मेकअप कीजिए, आप ज़रूर कपड़े पहनिए, लेकिन एट लीस्ट शादी-ब्याह की तकारीब में, मेहंदी की तकारीब में कोई फैंसी मास्क चेहरे पे लगा लें ताकि आपका चेहरा जो है वो विज़िबल ना हो। ये बहुत मसाइल हो रहे हैं ये, एआई की वज़ह से बच्चियों के साथ बहुत मसाइल हो रहे हैं और ज़ाहिर है जब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, यही मैं बताने वाला था आपको, कि जो बेचारी टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं होती है, वो जल्द ब्लैकमेल हो जाती है। वो समझती है पता नहीं ये क्या हो गया है और ये बड़ा अफ़सोसनाक वो है, बहुत अफ़सोसनाक है ये बात कि ये वाक़ई जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन अब तो आप ये मोबाइल पड़ा हुआ है ना, अब इसका माइक खुला हो तो मुझे नहीं पता, मेरा डेटा ही जा रहा है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ हमने तजुर्बा किया है, हम आपस में एक चीज़ की गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी देर में सामने उसका ऐड आ जाता है। हालाँकि कोई मैंने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी है।
वो मुझे याद है, मेरे कज़न ने बताया था कि हमने यूएसए अपने किसी दोस्त से बात की थी, किसी खास ब्रांड की जॉगर्स होती थी। कहेंगे मैंने नेट पे बात नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट वो फ़ोन बात की थी और सोचा गूगल पे उसी जॉगर के इशारा आने शुरू हो गए। देखिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ये आ रहा है, जो मैं आपसे पूछूँगा, अ, मुझे कभी-कभी डर लगने लगता है, कहीं ये गेम एंड की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। वजह इसकी ये है कि अब रफ्ता-रफ्ता, जैसे हमने पढ़ा था ना कभी ज़ोंबियाँ होती थी, बिल्कुल। कि उनको जो टास्क दे दिया गया है बस वो आँखों में बेनूर आँखें हैं, वो टास्क किए चले आ रहे हैं। तो मैं और आप, हम मशीनों के आगे ज़ोंबी तो नहीं बनने वाले हैं। जनरेशन मुझे भी यही जो आप कह रहे हैं ना, ये ज़ॉम्बीज़ बनने जा रहे हैं। इसलिए कि वो तख्लीकी सलाहियतें तो खत्म हो जाएगी ना। तस्लीम भाई देखें आज एक इंटर पढ़ने वाला, मैट्रिक पढ़ने वाला बच्चा अपनी मश्कें हल करने के लिए क्या करता है? वो तस्वीर खींचता है, चैट जीपीटी में डालता है, सॉल्यूशन आ जाता है। पहले तो एक कैलकुलेटर था ना, वो आपका हिसाब-किताब करता था, लेकिन वो पूरे अकाउंट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ता था फिर भी। लेकिन आज वो अकाउंट के सवालात भी चैट जीपीटी 1 सेकंड में आपको हल करके दे रहा है। आपको ऐसे लिखना है, वो 1 सेकंड में लिख के दे रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग तो खत्म हो जाएगी ना। एनालिटिकल अप्रोच खत्म हो जाएगी नई जनरेशन की। तो मुझे तो गाइड करेंगे। हाँ, अब मुझे ये लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि इन तमाम यूनिवर्सिटी को बैठकर एक नया करिकुलम डिजाइन करना चाहिए जो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि चैट जीपीटी को अब आप रोक नहीं सकते। ठीक है ना, रोक नहीं सकते। अब इसके होते हुए वो क्या एक्टिविटीज या वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर बच्चों को एक अक्लमंद बच्चा भी बनाया जा सके और उसे माशरे से अपडेट भी रखा जा सके और इन चीज़ों से दूर भी ना किया जाए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बच्चों को बोले यार चैट जीपीटी तुझ पे बैन है। ये तो आप नहीं कर सकेंगे कभी। वैसे मज़े की बात है आमिर भाई, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा-सा नोट्स ले नहीं सका था उसको। लेकिन अभी हाल ही में यूरोप के एक मुल्क के अंदर, जहाँ उन्होंने पिछले कई सालों में बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की थी कि लोग बच्चों के पास गैजेट्स हो, लैपटॉप हो, टोटल बैन कर दिया उन्होंने, उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने ये। कहना नहीं भैया ये इस एज में, अर्ली एज में। ये रद्द अमल की नफ्सियात का नतूजा है। ये उन्होंने रद्द अमल की बुनियाद पे ये फैसला किया है। लेकिन ये भी कारामद नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आप टेक्नोलॉजी से कैसे रोक सकेंगे किसी को? ये बिल आखिर उनको बैठना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो इसके साथ हम आहंग हों। एक नए तालीमी निज़ाम की तरफ शायद हम जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक नए तालीमी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ अब आप एक बात मुझे बताएँ, अब तो क्रिस्मस टेक्नोलॉजी में ये बात हो गई है कि जब आपका बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी आँख का कलर क्या होगा? उसकी ज़हानत कितनी होगी, उसकी बॉडी कितनी होगी, उसका कद कितना होगा? तो अब आप मुझे बताएँ तो तालीम गई कहाँ? जब आप उसके पैदा होने से पहले उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस इम्पोज़ कर देंगे, तो फिर माशरा कहाँ जाएगा? अब आप सोचें, तो ये वो खौफ है जो किसी को भी नहीं पता कि ये मैंने आपको जो मिसाल दी कि हम टेले पे खड़े हुए हैं और एक तूफ़ान आ रहा है, अब उसमें से कितने बचेंगे? जी, हाँ, अभी एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, कल-परसों आपने देखा होगा 17-18 लोग सवात में शायद वो टेले पे खड़े हुए थे और बहुत ही स्पीड में पानी का रेला आया और उनको बहा कर ले गया। तो ये वो रेला जो है ना वो एआई का रेला है और उस टेले पे हम लोग खड़े हुए हैं हापुड़ में। और जो मसला है वो अवेयरनेस का है मसला अवेयरनेस का है, कि वो आने वाला है। वो बंदा डसके से गई थी ना फैमिली पूरी, जी, जी। तो उन्होंने देखा तो सारा सूखा पड़ा है ना सारा ये, बिल्कुल। और जब पानी देखा तो उछलते कूदते और आगे भागे सेल्फी। लगाने में भी नाकाम रहे वो। अगर वो आता देख लेते तो शायद भाग जाते, लेकिन शायद वो उसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सके, उनको ये भी पता लग गया पानी आ रहा है। लेकिन उसकी स्पीड का वो मुकाबला नहीं कर पाए। तो हम भी जी, जी, बनाते रहे। वो समझे हल्का-सा पानी है, निकल जाएगा या जो भी है, लेकिन वो बिल आखिर वो सबको बहा कर ले गए। तो टेक्नोलॉज़ी भी ऐसे ही हमें सबको बहा कर ले जाएगी। हमें नहीं पता हम में से कितने लोग बचेंगे और कितने सर्वाइव कर जाएँगे और कितने उसके साथ बह के निकल जाएँगे। अब आप सोचें कि न्यूरालिंक जो आ रहा है, जो एलन मस्क साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक चिप लग जाएगी। अभी तो वो इस हाँ जी, बिल्कुल। उसमें आपको पता है कि पार्किंसन बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वो उस पार्किंसन को ठीक करने में कामयाब हो चुका है। वो चिप उस सिग्नल जो न्यूरॉन्स जो नहीं आ रहे होंगे, वो उसको एक्टिव कर देगी। आपकी पार्किंसन की बीमारी देखिए ये सब तो बड़े ही उम्दा है। मैंने सुना है कि बीनाई का भी वो लेकर आएंगे। आपकी मेमोरी भी अपलोड और डाउनलोड हो जाएगी। इवन आपके ख्वाब को भी इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाएगी। आपके ख्वाब रिकॉर्ड करने तक वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर आपने ख्वाब देखा है, तो वो ये लेकिन आई होप कि मेरे ख्वाबों के तक रसाई मुझी को होगी, मेरी बेगम को नहीं होगी। वरना हम सोते रहे, बेगम ने सारा निकाल लिया। कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और इतनी स्पीड में ये काम हो रहा है कि मैं हैरान होता हूँ कि यार आज मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ, करता हूँ, कल उसका एक नया वर्ज़न आ रहा होता है। हर 10 दिन में एक चीज़ नई आ रही होती है। मैंने कंप्यूटर के बारे में यही देखा और सुना था
कि द डे यू परचेज इन टेक्नोलॉजी यू आर आउटडेटेड एंड यू आर कॉस्टली। क्यों? इसलिए कि उसका अगला वर्जन सस्ता और ज्यादा फीचर के साथ आ रहा है, और ये आईटी में हो रहा है सारा ये। इससे रिलेटेड अगर मैं मशवरा दूंगा, जो लोग मूवीज में दिलचस्पी रखते हैं, नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर नाम की सीरीज है, वो आप देखें। उसमें यही चीजें सारी बताई गई है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो किस तरह नुकसान कर रही है और किस तरीके से लोग उससे नुकसान उठा रहे हैं और किस तरह से वो रिप्लेस कर देती है लोगों को। जरा गोइंग बैक, जो मैं आपसे उस वक्त बात भी कर रहा था, जो मुझे खौफ आता है वो ये आता है कि मुझे आज बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एहराम मिस्र की मेरे पास कोई साइंसी तोजी नहीं है। मैंने वो लंदन में गया था, मैंने वो स्टोन हेंजेस वगैरह देखे थे, ये वो इतने ऊंचे ऊंचे कद आदम कहाँ से आए, कैसे आए, मिस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की, और जिनको देखने से सिर्फ ये लगता है, और खुसन जो कई और भी हैं, पीरू वगैरह भी हैं, बड़े बड़े 30 फुट ऊंचे मुझसे कैसे बना दिए। तो या तो कोई ऐसी खलाई मखलूक इस दुनिया में आई थी इसने काम कर दिया, वरना मुझे जो खौफ आता है कि जब इल्म की ज्यादती हो जाती है और लोग खुदा की खुदाई में दखल देने लगते हैं, जो गालबन शुबा ये होता है कि एहराम मिस्र भी उन्होंने यही किया था कि एंटी ग्रेविटी फोर्स को याद कर लिया था, कि जिसके बाद तो वो वजन को नहीं। तो जब ये सब चीजें आई हैं तो उसके बाद वो बस्तियों की बस्तियां पलटा दी गई हैं। आप अपनी रेड लाइन क्रॉस कर लिया आपने, वो जो खुदा की हदूद थी है। मोहनजोदाड़ो को हम देखें, कितनी बड़ी तहजीब थी, यानी जो उसकी टाउन प्लानिंग थी, जिस तरीके से चीजें निकली सारी है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तो खुदाई से निकले। और फिर जिस तरीके से उनकी जो जबान थी उस दौर की, जो सारे मसाइल थे ये, तो लगता ये है कि जब तहजीब बहुत तरक्की करती है और इंसान जब इंसान खुद को खुदाई में डालता है, ये जेट जीपीटी में यही लेके जा रही है। जी बिल्कुल। अब आप सोचें कि अभी तो एआई पहले मरहले पर है, सेकंड मरहला इसका एजीआई का है, उसके बाद एएसआई का है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का। उसमें एआई, जैसे आप फर्ज करें एक एआई वैक्यूम क्लीनर है ना, अभी आपके पास है, आपने उसका बटन ऑन किया और आपने कहा कि भाई यहाँ की सफाई कर दो, अब वो यहाँ की सफाई करेगा? यहाँ की नहीं करेगा, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शन आपने उसको दिए कि लेफ्ट साइड की करो। लेकिन जब एजीआई वैक्यूम क्लीनर होगा तो आपको उसको बोलने की भी जरूरत नहीं कि सफाई करो, उसने देखा कचरा है, वो ठग जाएगा, कचरा उठाएगा और आके बैठ जाएगा, वो सेल्फ डिसीजन मेड में चला जाता है। तो वो जब सेल्फ डिसीजन मेड में आ जाएंगी चीजें तो आप ये सोचें कि आप फर्ज करें आप एक इन्वेस्टर है, आपके पैसे बैंक में पड़े हुए, एजीआई ने फैसला कर लिया कि ये शेयर्स नहीं है, ये शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, और वो आपकी बिना इजाजत खरीद भी लेगी और इन्वेस्ट भी कर देगी तो आप सोचे, तो ये जब मईशत के फैसले जब एआई के बाद चले जाएंगे, वॉर के फैसले जब मईशत के बाद चले जाएंगे, तो आप सोचिए दुनिया किस, क्या पता एआई फैसला कर ले कि इस मुल्क में एटम बम चला देना चाहिए। इसका मतलब है एआई को, इसका मतलब है कि एआई को बहुत ज्यादा इस पे कॉशियस अप्रोच लोगों की भी होनी चाहिए और रियासत की भी होनी चाहिए, कि ये वो नहीं कि अपने बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी, हफ्ता गुब्बारा रहा है सारा। तो लोग यही तो मना कर रहे हैं कि भाई इसको एक लिमिट में रोको। अभी बीच में जो ओपन एआई इदारा है, वहां के कुछ लोगों ने एक लेटर लिखा था जो लीक हुआ है कि भाई ये एजीआई जो बन रही है, जिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कि भाई ये बहुत एक खौफनाक चीज है, ये तो आपके कोड को रिकोड कर रही है। मतलब साइफर का हमने सुना ना बहुत अरसे, वो साइफर डिकोड करने की सलाहियत रखता है। तो आप सोचें कि पूरी दुनिया में सीक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। उनका खदशा ये था कि ये तो हर चीज को डिकोड कर देगी, तो फिर आप क्या करेंगे? और मैं अभी इत्तेफाक है कि 3 दिन पहले मैं एक मजमून इस पे लिख रहा था कि एआई फर्ज करें हमारा माजी बदल दे। अब कैसे बदल दे? भाई हमारे पास आज तक की जो रिसर्च है, वो सारी रिसर्च जब आप एआई मॉडल में डालें और जितनी ज़बानें डिकोड नहीं हुई है, उसने उन सबको डिकोड कर दिया, तो क्या वो एक नई दुनिया हमारे सामने लेकर नहीं आ जाएगा? आप सोचें क्या वो एक नई दुनिया हमारे सामने लेकर नहीं आ जाएगा? उसका जो तज्जिया होगा, एक मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर होगा। वो कितने ऐसे नए हमारे हीरो हमें बताएगा जो हमें पता भी नहीं होंगे कि ये माशरे में एग्जिस्ट करते थे। कितनी ऐसी चीज़ें, जंगें ऐसी होंगी जिनको हम सही समझते थे, वो बता देगा ये जंग गलत थी। एक मिसाल है, कितने हीरो को वो विलेन बना सकता है कि ये हीरो नहीं, ये विलेन थे। तो आप सोचिए कि एआई आपका माज़ी भी तब्दील कर असल देगा। में एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि हम जो समझते हैं कि इंफॉर्मेशन का ना होना एक मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत बड़ा मसला है। और आपने जब ये बात की, मैं आपसे छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। हमारे अपने हर एक के नजरियात हैं तारीख के बारे में, हमने अपने हीरो बनाए हुए हैं मज़े के बारे में, और इसको मैं समझता हूँ कि आप उसको
करबला के वाक़े से लेकर आज चले, हर आदमी अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार मुझे ये बता दें कि इस महीने कहीं कोई वाक़या कराची में हो जाए, तो मेरा ख़्याल है दुनिया की तारीख़ में कभी भी इतनी टीवी कवरेज नहीं मिल सकती जितनी होती है। कम से कम 10-15 तो मिल जाती हैं, ठीक है? जो लोग खटाक से निकालते हैं बजाय मदद करने के इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी सब वीडियोज़ आने के बावजूद, क्या इस कौम में कभी कोई कंसेंसस होगा कि ये वाक़या सही था कि गलत था? नहीं, सच तो साबित हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल आज तक नहीं पता लगा ये कौन है। सब वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वो पिछले वाक़या तो भूल ही जाए ना आप कि उसका होगा क्या। मैं भी ये लोगों को यही मिसाल देता हूँ कि यार देखिए सच जो होता है ना हर आदमी का अपना सच होता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी मौजूद में ना मैं इनको 9/11 की मिसाल देता हूँ कि हर चीज़ होने के बावजूद आज भी आधे लोग समझते हैं उसको अमेरिका ने किया, आज आधे लोग समझते हैं कि उसको ओसामा ने किया। 9/11 अब देखें 9/11 इंसान का चाँद पे उतरना। उतरना वो आज तक नहीं मानते लोग। ठीक है ना? अब वो मसला ये हुआ कि रशिया ने तो बंदा भेजा खला में, कैनेडी साहब ने कह दिया गो कम वाट में आपने 69 में इसको पहुँचा देना है। एक दफ़ा तो आपने चाँद पे बंदा भेज दिया, उसके बाद से टाटा फिश। और जबकि ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, इससे लगता था कि यार वो भी सारी हॉलीवुड प्रोडक्शन थी। तो मानने वाले ये कहते हैं, नहीं मानने वाले कहते हैं। मसला जो चाँद का जो था ना तस्लीम भाई वो एक 2 सुपर पावर के दरमियान एक जंग थी, वो फतेह हो गई तो वो मसला खत्म हो गया। इसलिए कि चाँद में मिलना तो कुछ नहीं था। वो तो अपनी सुपरमेसी साबित करनी थी, वो साबित करके झंडा उन्होंने गाड़ा है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब चाँद पे जाके क्या करना है? अब वो मरीज़ पे इसलिए मरीज़ पे जाने की ट्राई कर रहा है, तो वहाँ से उन्हें कुछ हासिल करना है। हाँ, सूरज पे भी पहुँच चुके हैं बाय द वे, सूरज की पूरी शुआएँ उन्होंने वो उसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, एक आम आदमी जो है ना, मैं आपको जो अपने बात शुरू की थी इत्तेफ़ाक से यहाँ से ये, कि जो एआई से जो लोगों का 90% जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वही है कि टेक्स्ट टू स्पीच है, वीडियोज़ है, सब कुछ है ये। और दूसरा ये कि रिसर्च के अंदर इम्तिहानात तैयारी हुए हैं। तो इसके अलावा आप एआई का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल देख रहे हैं? कस्टमर सर्विस में आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप किसी को कोई कोर्स करा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स आपने किया ना, अब आप एक-एक का व्हाट्सएप नम पढ़ेंगे, फिर आप उसको ईमेल करेंगे, फिर आप बोलेंगे इतने पैसे भेज दो, फिर वो बोलेगा कौन से नंबर पे भेजूँ? ये सब ऑटोमेट आजकल एआई उसको कहते हैं एजेंटिक एआई, कि आप एक एजेंट बना लेते हैं एआई के थ्रू, वो आपके बिहाफ़ पे काम कर रहा होता है। आपने सिर्फ़ इख्तियार दिया है, उस बंदे ने आपको व्हाट्सएप किया है, उस व्हाट्सएप के रिप्लाई में ऑटोमेटिक उसको ईमेल हो जाएगी, वो आपसे सवाल करेगा, ऑटोमेटिक वो जवाब दे रहा होगा, वो बोलेगा भई पैसे कहाँ डालने हैं, वो व्हाट्सएप नंबर दे देगा, आपको पैसे आ गए, आपके पास सिर्फ़ लास्ट मैसेज आ जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड, एक स्टूडेंट आ गया। तो ये कस्टमर सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बंदा एन्जॉय करेगा। देखिए, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि भई अर्ली रिटायरमेंट करें, लाइफ़ एन्जॉय करें, दुनिया घूमें। तो ये मुझे लगता है कि वो उस किस्म की चीज़ होने जा रही है कि लोग 20s में रिटायर होना शुरू हो जाएँगे। यार एआई तो कर रही है सारा काम, हमें करने की क्या ज़रूरी है? और आजकल तो ग्लोबल इनकम पे बात हो रही है कि हर आदमी को घर बैठे उसकी बुनियादी इनकम मिल जाया करेगी, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो किसी ज़माने में अगर हम मिसाल दें कि जो कि जैसे कम्युनिस्ट रियासतें थी, चाहे चाइना और रशिया के ज़माने में थी, तो बुनियादी तौर पे आपकी बुनियादी ज़रूरत जो थी वो आपको राशन कार्ड से मिल जाती थी। आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप सोचें जो आपके ऑगमेंटेड रियलिटी जो आ गई है, अब आपने चश्मा पहना हुआ है ना, अब आपने चश्मा पहन लिया, अब आपने कहा यार मुझे लंदन घूमना है, अब आप लंदन घूम रहे हैं, आपका ज़हन जो है ना उसकी एक ख़ास बात ये है कि वो फर्ज़ी चीज़ और असली चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकता। वो थोड़ी ही देर में उसको रियलिटी समझना शुरू हो जाता है और आपके एहसासात और आपके जज़्बात उसके मुताबिक हो जाते हैं जो वो आपको दिखा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब मैं समझता हूँ कि एक दौर वो था, हमें भी वो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था और आपको भी रहा है ट्रैवलिंग का शौक वगैरह। तो उस ज़माने में हमें चीज़ें पता नहीं थी, ठीक है? तो बड़ा फैंटेसी थी, ये सब फलाना से हो गया, तुर्की से हो गया, अच्छा क्या होता है, कैसे होता है? अब तो कहीं भी जाए तो हर चीज़ तो मौजूद है। अच्छा अब मैं इसमें एक स्टेप आगे जाता हूँ ना, अब आप तसव्वुर करें, आपको मैंने चश्मा पहना दिया, ठीक है? या एक नौजवान को तसव्वुर कर लें, उसको मैंने चश्मा पहना दिया, अब वो एक जगह चला गया, अब चिप उसके दिमाग में न्यूरल चिप लगा हुआ है, आप किसी चीज़ को छूते हैं, सूंघते हैं या चखते हैं, कौन बताता है? आपका दिमाग बताता है। अब उस एनवायरनमेंट में पानी आया, अब आपने पानी में हाथ लगाया, तो आपको फ़ील आएगा कि आपने पानी को हाथ लगाया, क्योंकि वो चिप सिग्नल दे रही होगी आपको। फूल लगे हुए हैं, आप खुशबू सूँघ रहे होंगे, किसी को पकड़ेंगे, तो आपको छूने का एहसास आ रहा होगा, क्या वाक़ई मैंने किसी को पकड़ा हुआ है? तो आप अंदाज़ा लगाएँ ना तस्लीम भाई, ये वक़्त आएगा कि जब आपके बच्चे बिस्तर पे चश्मा लगा के लेटे होंगे, 1 हफ़्ते तक खड़े नहीं हो रहे होंगे।
उनकी दुनिया अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होगी। अभी भी है। ऐसे ही है। अभी मोबाइल, अभी देखें ना, अभी ये दुनिया है, बाद में वो दुनिया हो जाएगी। आज एक ईद पे मैं अक्सर देखता हूँ, आपको भी से वास्तव 8 लोग बैठे हैं, 8 के 8 अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। कोई शक नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस पे भी लेके आना भी वाला हूँ, और वो ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे उनके सामने डाइनिंग टेबल बैठ के क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कान पे तो वो लगा हुआ है, हेडफोन लगा रही है। और ये हमारे साथ जो बड़ा अलमिया हुआ है कि एक ज़माने में हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें फिर भी इतनी आम नहीं थी और पेरेंट्स तवज्जो करते थे स्क्रीन टाइम की, इसकी। हमारी तो अय्याशी टीवी था ना, वो 12 बजे बंद हो जाता था, कहीं 9 बजे बंद हो जाता था, कोई 10 बजे बंद हो जाता था, उसके बाद तो खत्म सब। और आज तो जब बच्चा कंबल ओढ़ के सो रहा है, उसके हाथ में पूरी टेक्नोलॉजी है, उसको आप कैसे रोकते? तो बुनियादी चीज उसकी तरबियत ही रोक सकती है। आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के बावजूद किताब की अहमियत रहेगी? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा मानना है कि किताब की और इल्म की, बेसिकली किताब ना भी है, तो जो जेन्युइन इल्म है ना, ये जो कैप्सूल वाला इल्म जो मैं ले रहा हूँ रोजाना, ये मैं खाली मेरा साथ नहीं दे पाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप मारे जाएंगे ना, आपको एग्जाम तो पास नहीं कर सकते इसकी बुनियाद में, अगर फिजिकली एग्जाम हो गया। अब आप सोचे, फिजिकली एग्जाम और फिजिकली इंटरव्यू की अहमियत भी बढ़ जाएगी इसी वजह से, क्योंकि आज जी जी बिल्कुल इल्म ही नहीं है ना। देखे ना, आज ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल के जितने आप सर्टिफिकेट ले ले, 200 सर्टिफिकेट ले ले बैठ के, लेकिन अगर उसी बच्चे को आप किसी प्रोफेसर के सामने बिठा दें और कहे अब एग्जाम पास कर लो, तो आप देखें कितने परसेंट पास होंगे उसमें से। इसलिए कि उनका जेन्युइन इल्म तो नहीं होगा उनके पास। हाँ, बात नहीं बनती, बिल्कुल। काम तो प्रैक्टिकल फील्ड में करना है आपने आगे, जो भी मर्जी कर ले। बिल्कुल, आज भी स्किल को ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब ये नहीं देखा जाता डिग्री है नहीं, बोलते यार बैठो काम करो 3 दिन हमारे पास, हम 3 दिन देखते हैं तुम्हें कितना काम आता है, काम आता है नौकरी मिल जाती है। तो आमिर में बात सारी ये हो रही है कि हम सिर्फ एआई को इल्ज़ाम ना दें, हम सिर्फ एआई को इल्ज़ाम ना दें, बल्कि हम उसे सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर नहीं देख रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अभी मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप जो मर्जी कह लें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सिंधी मीडियम, सारी किताबें पीडीएफ की सूरत में उनके पास मौजूद हैं। लेकिन लड़कों को ये पता नहीं है कि यार अगर आप ऐसे करो कि इसी को उठा के पीडीएफ को और एलएम के ऊपर एक पॉडकास्ट बना के रख लो, ये तो चलते फिरते आपको सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये बच्चों को बताने की तो जी, तो अब तो मतलब कि आपको सहूलत देगी, रेपुटेशन सहूलत देगी, जो आप उसकी पॉडकास्ट खुद से बना लो। अगर ये तो मसला ही कोई नहीं, नोटबुक एलएम के जो हमारे यहाँ तो ये मसले ये ना कि जो जो डिग्री आपने जोड़ी हुई है तालीमी निज़ाम के साथ, असल तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। मसला तो ये है कि आप नाचार मजबूर है बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, आपको पता है कोई फायदा नहीं है मुझे कितने सब्जेक्ट पढ़ने का, लेकिन आप मजबूर हैं। माजरत के साथ में सिर्फ इतना ऐड करूंगा, फिक्र है ऐसे मज़ामी में वो पाए डिग्री, ताकि सर्विस से बहुत जल्द मिलाए डिग्री, इल्म से उसको मोहब्बत नहीं डिग्री से है प्यार, आप बेचारे के आसाब पे डिग्री है सवार। तो ये तो हालांकि डिग्री क्या है, वो तो वैसे पेमेंट रसीद है कि आपने कितनी पेमेंट, इल्म तो नहीं है वो, इल्म तो नहीं है वो। नहीं है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में है, यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी जहाँ दुनिया जा रही है हम भी चले जाएंगे सिर्फ एक टूल के होते हुए। हाँ, इंडिविजुअल की बात अलग है, कोई इंडिविजुअल्स हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो इन टूल्स का इस्तेमाल करके दुनिया के साथ अपने आप को बिल्कुल हम आंग कर लें। दुनिया में इदारे 200-200 साल से काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, फिर वो लोग मुखलिस भी हैं। अगर देखें, अगर एक तालिब इल्म को ये शऊर आ गया ना, कि यार मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना अपने एग्जाम के लिए कम से कम, तो वो आपकी जीत है कि कम से कम ऐसे शागिर्द ही आप पैदा करने में कामयाब हो जाएँ, जो ये ऑटोनॉमस चीज़ से दूर हट के अपना ज़हन और अपनी ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करें। अब घर बैठ के टीचर ने जो वर्क दिया है, अगर आपने वो चैट जीपीटी से सॉल्व करा लिया, तो घर करने का फ़ायदा। अच्छा, ये पहले ये चैट जीपीटी घर की अम्माएँ होती थी, आपको पता है ना? तो वो घर के बच्चों का होमवर्क खुद करती थी। तो मैं ये कहता था यार फ़ायदा क्या है? अब मैं अभी अपनी वाइफ़ को भी पहले बचपन में जब बच्चे छोटे थे यही कहता था कि भाई ये तो दिया ही इसलिए गया है। ये ड्राइंग मुझे बोलते थे अच्छी-सी बना दो, मैं क्यों बना दूँ? भाई बच्चों को दिया गया है, उसे गलत बनाने दो। मैंने कहा वो सीखेगा कैसे? मुझे जो कभी कभी चैट जीपीटी से जो डर लगता है, वो ये कि आपको पता है जब इंसान खिला पे जाता है, चांद पे जाता है, तो वो अपने साथ कोई बिरयानी की प्लेटें लेके जाता नहीं है, वो कैप्सूल्स होते हैं, न्यूट्रिशन खा लिया है। ये मेरा इल्म जो है
वो जो बड़े प्यार मोहब्बत से कौरमा और बिरयानी घर में पका करती थी, पोटली के अंदर खड़ा मसाला डाल के खुशबू फैलती थी, अब मैं क्या कैप्सूल खा के उसका क्या सब्स्टिट्यूट ला सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे आपने मैट्रिक्स फिल्म नहीं देखी? उसमें एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और 5 मिनट में उसको कंग फू फाइट आ जाती है। वो उसके अंदर हेलीकॉप्टर होता है उसके पास, वो उसको बोलता है फटाफट मुझे हेलीकॉप्टर का उड़ाने का तरीका सिखाओ। वो कंप्यूटर से उसको हेलीकॉप्टर उड़ाने का तरीका ट्रांसफर करता है, वो हेलीकॉप्टर उड़ा के निकल जाता है। तो ये दुनिया उसी तरफ जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके जो सेंसेस है, बेसिकली दिमाग के सिग्नल्स ही है ना। अगर मैं आपको एक कैप्सूल ऐसा दे दूँ कि तस्लीम साहब आप भी खा लें और आँखें बंद कर लें, तो आपको बिल्कुल कौरमे का ज़ायका फ़ील हो रहा होगा कि आप बाकायदा कौरमा खा रहे हैं, इसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी है और आपने पूरे फुल मज़े किए हैं, तो आप बोलोगे यार ठीक है, जाने दो। इसी तरह नॉलेज है, अगर क्रिस्मस टेक्नोलॉजी की मैंने आपसे बात की कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी ज़हानत का फ़ैसला आप आज कर सकते हैं। उसके डीएनए को आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कि इसका 6 फीट कद होगा, इसकी आँख का रंग ये होगा, इसकी जसामत ऐसी होगी, इसका आईक्यू लेवल ये होगा। अब इसमें सिर्फ़ 2 माशरे तक़सीम होंगे, एक अमीर तबका, एक गरीब तबका। गरीब का बच्चा नॉर्मल बच्चा होगा और अमीर का बच्चा सुपर ह्यूमन होगा। ये मैं देखता हूँ कि ये होगा। वो जो हम देखते हैं ना, हाँ, 250 हाँ, वो हम देखते हैं अक्सर इंग्लिश फ़िल्में, उनमें एक तबका ज़ेरे ज़मीन रह रहा होता है और एक तबका हुक्मरान होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो दौर शायद अब आने वाला है। यही होगा कि गरीब आदमी आज चैटजीपीटी का ओरिजिनल वर्ज़न यूज़ नहीं कर सकता, वीओ 3 का ओरिजिनल वर्ज़न यूज़ नहीं कर सकता, अमीर का बच्चा कर सकता है। अच्छा मैं बताऊँ कि जो आम तक की जो डेफ़िनिशन है उसके लिहाज़ से मैं भी अमीर हूँ, मैं भी नहीं यूज़ कर सकता। हाँ, मतलब हम तो देखें अमीर से नीचे की चीज़ है। अब मेरा अमीर से मुराद ये था एलीट क्लास, जो बिल्कुल टॉप एलीट क्लास होती है, वो जो दुनिया में जो राज करते हैं। आज आप देखें दुनिया के महँगे इलाज वही अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, एक गरीब का बच्चा तो नहीं कर सकता। तो यही मसाइल टेक्नोलॉजी में भी आएँगे आपके पास, जब एक चीज़ ऐसी आ जाएगी, जो एक सुपर ह्यूमन बनाने के काबिल हो गई, तो आप तो अपना बच्चा ऐसा पैदा नहीं कराने के काबिल होंगे। जब वो बोलेगा इसका अखराज 25 करोड़ है, एक मिसाल है, तो जो कर सकता है वो तो 1 मिनट में करवाएगा। तो फिर वो बच्चा स्कूल जाएगा, आप मुझे बताएँ तो वो आपके मेरे बच्चे को तो उसके बराबर में नहीं बिठाएँगे ना। तो ये तो मैं कहता हूँ ना कभी-कभी मेरे जैसा आदमी जो बहुत सोचता है, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहता है, उसकी भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। कि यार आने वाले वक़्तों में होगा क्या? कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं, तो ऐसे मौके में वही कहता हूँ, मौला उठा ले उससे पहले मुझे। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वाक़ई जो है ना, इसमें बस हम तो अब ये कर सकते हैं कि जो हाल है ना, मेरे मेरे ज़हन को जकड़ दिया गया है हर लिहाज़ से, मैं वो सोच रहा हूँ, जो किसी प्रोग्रामर ने, किसी प्रॉम्प्ट राइटर ने कहा था कि इसको ऐसे सोचने मजबूर करो। बहुत माज़रत के साथ शायद एक वक़्त ऐसा आएगा कि हमारे खोपड़ियाँ तो थोड़े बड़े साइज़ की होंगी, लेकिन होंगे अब्दुल्ला शाह के चूहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप ऑटो ऑटो पे चल रहे होंगे, सारे के सारे ऑटो पे चल रहे होंगे और वो वक़्त बहुत करीब है और हम लेकिन ये हो सकता है, हम मुस्बत पहलू उसका ये देख सकते हैं कि मुस्तक़बिल के ख़दशात की पेश-ए-नज़र अपना हाल ख़राब ना करें। कम से कम जो अभी हाल है, उसे हम आन करें टेक्नोलॉजी के साथ। फेस करें इसको और ये देखें कि जितना हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसको अडॉप्ट करें। जी हाँ। उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ, उसका मुस्बत इस्तेमाल सिखाएँ। और 2 चीज़ों के लिए ना लेकर आएँ इसको। एक तो ये तफरीह और टिकटॉक और इंस्टा के लिए ना इस्तेमाल करें और दूसरे इम्तिहान पास के लिए इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल है। मतलब उसमें ये है कि अपना ज़हन ज़रूर इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें अपने सवालात चेक कराने के लिए, कि ये मैंने लिखा है, मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। ऐसा होता है, आप यकीन करें कि इस वक़्त ये है कि खुदा न ख़ास्ता आपका या मेरा मोबाइल फ़ोन खो जाए, तो 80% नंबर तो हमें याद ही नहीं है। बिल्कुल याद नहीं। ठीक है? और पहले हमें याद होते सबके घरों हाँ, के नंबर। अब तो जब वो घर में फ़ोन रीडायल 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 तो नंबर अपना तो याद होगा, हर आदमी का नंबर याद नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव असर है इसका, जो चीज़ें सारी आ रही हैं। मेमोरी तो मुझे लगता है लॉस हो जाएगी लोगों की। बिल्कुल मेमोरी लॉस शॉर्ट टर्म होएगी। मेमोरी हो जाएगी। जी। जल्दी हो जाएंगे साल 15-15 मिनट की मेमोरी होगी लग रहा है। कि यार ज़रा मोबाइल से देख के बता दूँ ये कौन है? या तो हो सकता है वो ग्लासेस आ जाएँगे, वही बता रहे होंगे, यार तुम्हारा दोस्त ये सामने खड़ा हुआ है। पता नहीं मुझे लग रहा है कि या तो मेरी एज ऐसी हो गई है, वरना मुझे भी लगता है बाज़ औक़ात कि मुझे चीज़ों के लिए फिर मोबाइल फ़ोन खोल के देखना पड़ता है। पहचानता हूँ कौन साहब है ये, याद नहीं आ रहा है कि कौन साहब है। अच्छा आमिर पटनी साहब है ये। वैसे यही होगा। तो ये तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन इतनी अपने दिमाग के अंदर डाल दी है लोगों ने,
कि उसको सॉर्टिंग का तरीकेकार हमारे पास नहीं है कि क्या सॉर्ट करना है, क्या सॉर्ट नहीं करना। इंसान अपने ह्यूमन माइंड को कन्फ्यूज़ कर चुका है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन इसके काम की है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन इसके काम की नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन फटीग किसे कहते हैं कि आप इतना इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले लें कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैंने डिसीज़न के लिए कौन-सी इन्फॉर्मेशन यूज़ की। इसका मेरा ख्याल इंशाल्लाह हम लोग दूसरा हिस्सा फिर कभी बैठेंगे तफसील के साथ। और अगर आप लोग के कोई जहन में सवालात हों आमिर पटनी साहब से तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए और कमेंट से पूछें या मैसेज देके पूछें, ताकि अगली बार जब हम लोग इसको सिलसिले कंटिन्यू करें तो आपके सवालात के जवाब भी मिल सके। ये आखिर में कोई पेरेंट्स के लिए अगर आप हवाले से कोई मैसेज देना चाहें। इसको मैं देखें यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एआई की तरफ ज़रूर लगाएँ। उन्हें बुनियादी तौर पर जो बेसिक एआई होती है कि किस तरह से एआई काम करती है और उनकी जो उम्र है, उसमें एआई उनकी कितनी हेल्प कर सकती है, वो उन्हें सिखाया जाए। उसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ, उर्दू एआई के नाम से एक शख्स है कैसर रोंजा साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके चैनल को फ़ॉलो कर लें, उनके यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, वो बच्चों की एआई भी शुरू कर रहे हैं और दूसरा भी कर रहे हैं। एक दूसरे भी हैं हमारे, वो मैं कमेंट में आपको बता दूँगा, वो आप लिंक डाल दीजिएगा। 2-3 ऐसे इदारे हैं, जो बच्चों की एआई पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको फ़ॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा-सा पैरेंटल गाइडेंस ज़रूरी है और साथ-साथ ये भी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों का देखें कि स्क्रीन टाइम को थोड़ा महदूद रखें, अपने साथ में बैठें, साथ में बिठाएँ उनको ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम आया है कोरोना वायरस के बाद से। अच्छा, मैं इसमें आपको दिलचस्प बात बता दूँ, अभी मेरे साथ एक साहब ने राब्ता किया कि बच्चों के लिए एआई की किताब लिख दें। मैंने उसका मेहनत करी, उसकी आउटलाइन बनाई, उसका एक चैप्टर लिखा पूरा, उनको भेज दिया कि भई देखें ये मैं बना रहा हूँ, अब आप मुझे इसकी पेमेंट बताएँ। तो उनका मैसेज आया कि आमिर साहब हाँ, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया है, हम ये करवा लेते हैं, हम आपको इस किताब के लिखने के 6000 रुपए देंगे। तो आपने जवाब उर्दू में दिया या पंजाबी में? ये ही नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं रह गया कि मैं कुछ जवाब देता। दिल तो वही कर रहा था, लेकिन बस मैं चुप हो गया, मैं दंग हो गया, मैंने बोला यार मैं क्या बोलूँ? जब एक पब्लिशर जो किताबें छापता है वो हमें 2 टके का इस तरह से करने में आ चुका है। जिसको ये पता है कि आमिर साहब को मैं रात को खाने पे लेके जाऊँगा तो कम से कम एक वक़्त के खाने का हम लोग का जो है 5000 रुपए पर हेड लग जाएगा ये। तो ज़हन की तो मेहनत की कोई मज़दूरी नहीं है इसकी। भाई इतना ही आसान है, खुद कर लो, फिर मुझे हायर करने की क्या ज़रूरत थी? आखिर में कोई अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें वरना फिर अगला जब दौर आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे, तो उसके कुछ मौज़ूआत अच्छे से दिलचस्प लेके आएँगे और मैं कोशिश करूँगा कि अब हम कुछ अमली मिसालों से भी उसमें कुछ चीज़ें प्रेज़ेंट करें। और मैं आप तमाम लोगों से ख़ुसूसन ज़िक्र किताब के साथियों से कहूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, सवालात लिख के भेजें कि आप क्या समझना चाह रहे हैं, ताकि उसके ऊपर फिर आमिर साहब अगले सेशन के अंदर, ये तो तारुफ़ी सेशन था, आपको तफ़सीली समझाएँगे और मुमकिन है कि हम लोग कोई लैपटॉप या मोबाइल रख के बैठेंगे ताकि आप जी हाँ, आज तो हमारी ऐसी एक गुफ्तगू थी, लाइट गपशप थी समझ लें। हाँ, इंशाल्लाह अगर कोई सवालात ऐसे आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम प्रॉपर उस पर सेशन भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।